हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वानिश्री स्टडी। हमारी बीएस नेगी 5th एडिशन की क्लास चल रही है। हमारा अभी फ़िलहाल यूनिट सेकंड चल रहा है। यूनिट सेकंड का सेकंड लेक्चर है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक हमें कवर करना है, हमारा टॉपिक है औग ऐतिहासिक काल। औग ऐतिहासिक काल क्या होते हैं? देखिए, औग ऐतिहासिक वो स्रोत होते हैं जो पौराणिक ग्रंथ होते हैं। पौराणिक ग्रंथ कौन कौन से? जैसे ऋग्वेद है या फिर हमारे स्कंद पुराण है। इस तरह के जो हैं वेद वगैरह हैं, वो सारे के सारे पौराणिक ग्रंथ में आते हैं। ठीक है। तो उत्तराखंड का जो प्रथम उल्लेख है हमें किस में मिलता है? उसमें हमें ऋग्वेद में मिलता है, जिसमें इस क्षेत्र को देवभूमि या फिर मुनिष्यों की भूमि कहा जाता था। अब ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड को उत्तर कुरु का प्रयोग हुआ है उत्तराखंड के लिए। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से ऐसे स्टेटमेंट में भी दे देंगे और आपसे डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद में जो उत्तराखंड है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है। फिर दूसरा, ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या कहा जाता है? तो ध्यान देना है, ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु का प्रयोग किया गया और दक्षिण जो कुरु है उसके लिए मेरठ और हस्तिनापुर के लिए किया गया। ठीक है। अब अगर हम बात करें कौशिकी ब्राह्मण की, तो उसमें वाघ देवी का निवास स्थान बद्रिकाश्रम था, बताया गया है इसमें। और स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंडों का वर्णन किया गया है। अब 5 हिमालय खंड कौन कौन से हैं? वो हैं नेपाल, केदारखंड, मानसखंड, कश्मीर और जालंधर। ये 5 हिमालय खंड हैं जिनका वर्णन स्कंद पुराण में हमें मिलता है। ठीक है। स्कंद पुराण में माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को केदारखंड कहा जाता है, जबकि नैना देवी पर्वत से कालागिरी तक के क्षेत्र को मानसखंड कहा जाता है। ठीक है। अब केदारखंड जो है वो गढ़वाल क्षेत्र है और मानसखंड है कुमाऊं क्षेत्र, और माया क्षेत्र या गंगा द्वार हरिद्वार को कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता था। ठीक है, इसमें ध्यान देना है, केदारखंड गढ़वाल क्षेत्र को, मानसखंड कुमाऊं क्षेत्र को और हरिद्वार को क्या कहा जाता है? माया क्षेत्र या गंगा द्वार कहा जाता है। पुराणों में केदारखंड या मानसखंड के संयुक्त क्षेत्र को ब्रह्मपुर, खसदेश, किलावर्त, उत्तराखंड कहा गया है। बौद्ध साहित्य में जो है, बौद्ध साहित्य की पाली भाषा में उत्तराखंड के लिए हिमवत शब्द का प्रयोग किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। ऋग्वेद में आर्य लोग 5 जातियों में विभक्त थे। कौन कौन सी थी? वो थी पुरु, त्रित्सु, अनु, यदु और त्रिवसु। त्रिवसु। ठीक है। पुरु, त्रित्सु, अनु, यदु और त्रिवसु। वैदिक काल में उत्तराखंड त्रित्सु जन का शासन था। रघुवंश महाकाव्य में गढ़वाल हिमालय के लिए गौरी गुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। रामायण कालीन लक्ष्मण के पुत्र अंगद और चंद्रकेतु का हिमालय क्षेत्र में चंद्र जो केतु था उनका राज्य हिमालय क्षेत्र में स्थित था। यहीं से हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लंका ले जाकर लक्ष्मण जी को जीवन दान दिया था। अब उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र के बारे में हम लोग देखते हैं क्या है। गढ़वाल क्षेत्र जो है प्राचीन काल में बद्रिकाश्रम, तपोभूमि और केदारखंड के नाम से जाना जाता था। केदारखंड में गढ़वाल की जो सीमाएं थी, जो लंबाई है, सीमाओं की लंबाई जो है वो 50 योजन यानी कि 200 मील, चौड़ाई की बात करें तो 30 योजन यानी कि 120 मील बताई गई है। केदारखंड और मानसखंड की जो सीमाओं का विभाजन है वो बदान क्षेत्र या फिर नंदा देवी पर्वत करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केदारखंड गंगा द्वार से हिमालय व तमसा व या टॉन्स नदी से बौद्धाचल या नंदा देवी तक फैला हुआ है। जो राजा अजयपाल थे, परमार शासक थे, अभी हम परमार उसमें पढ़ेंगे भी, ये 37वें राजा थे। ठीक है, राजा अजयपाल। इन्होंने 52 गणों को जीता था और इन गणों को जीतकर एक क्षेत्र मतलब एक इकट्ठा किया और उसके बाद इसको इसी क्षेत्र को जो है गढ़वाल कहा जाता है। तो राजा अजयपाल ने इसको किया था। ठीक है। हरिदत्त भट्ट शैलेश ने गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति का संबंध इस क्षेत्र में बहने वाली छोटी गाड़ों से किया है। ऋग्वेद के अनुसार इस क्षेत्र में असुर राजा शंबर के 100 गणों को इंद्र और सुदास ने नष्ट किया था। ऋग्वेद के अनुसार इस क्षेत्र में माणा या प्राणा गांव में प्रलय के बाद सप्त ऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा की थी। ये माणा गांव जो है ना, चमोली में है, जो पहले प्राणा गांव होता था, अभी फिलहाल तो माणा गांव के नाम से जाना जाता है। ठीक है। गढ़वाल क्षेत्र में कुबेर की राजधानी अलकापुरी थी। ठीक है। अलकापुरी में मनुष्यों के आदि पुरुष मनु का निवास स्थान था। गढ़वाल क्षेत्र के बद्रीनाथ के पास गणेश, नारद, मुचकंद, व्यास, स्कंद गुफा में वैदिक ग्रंथों की रचना हुई थी। टिहरी गढ़वाल के हिमयान पट्टी स्थित विसोन पर्वत पर वशिष्ठ कुंड या वशिष्ठ आश्रम है। देवप्रयाग में भगवान राम का एक मंदिर है जहां पर भगवान राम ने शिव भगवान की तपस्या की थी।
टिहरी गढ़वाल के तपोवन में लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। रामायण कालीन बाणासुर का राज्य गढ़वाल क्षेत्र में था। इसकी जो राजधानी थी ज्योतिषपुर या फिर जोशीमठ थी। महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ को भृंगतुंग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। महाभारत के वन पर्व के अनुसार उस समय गढ़वाल क्षेत्र में पुलिंद, जो कुलिंद के नाम से भी जाना जाता है, वह किरात जातियों का आधिपत्य था। महाभारत के सभा पर्व, वन पर्व, आर्यंक पर्व, भीष्म पर्व में कुणिदों की जानकारी हमें मिलती है। पुलिंद राजा जो सुबाहु थे, उनकी जो राजधानी थी वो श्रीनगर थी, जो महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से लड़ा था। राजा विराट, जब किसकी राजधानी जौनपुर के विराटगढ़ी में थी, उसकी पुत्री उत्तरा से अभिमन्यु का विवाह हुआ था। महाभारत में देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि व समग्र पापों का विनाशक कहा गया है। श्रीनगर को महाभारत में सुबाहुपुर और श्री क्षेत्र कहा गया है। आदि पर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह नागराज कौरव की कन्या उलूपी से गंगा द्वार में हुआ था। गंगा द्वार किसे कहा जाता था? हरिद्वार को कहा जाता था। ठीक है, अभी हमने पढ़ा भी यही है। महाभारत काल में गंगा द्वार में नागराज कौरव का तथा श्रीनगर में सुबाहु व मंदाकिनी के उत्तर में असुर बाणासुर का शासन था। वन पर्व के अनुसार लोमश ऋषि के साथ पांडव गढ़वाल क्षेत्र में आए थे। प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में बद्रिकाश्रम व कर्णाश्रम दो प्रसिद्ध विद्यापीठ थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दो प्रसिद्ध, जो गढ़वाल क्षेत्र में दो विद्यापीठ कौन कौन से थे? एक तो बद्रिकाश्रम था, दूसरा कण्वाश्रम था। ऋग्वेद में उत्तराखंड क्षेत्र का नाम उशी नगर भी मिलता है और बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध का उशरी ध्वज जाने का उल्लेख मिलता है। इसकी पहचान कनखल से की जाती है। कनखल हरिद्वार में है। प्राचीन जो विद्यापीठ है कण्वाश्रम, उसके बारे में देखते हैं हम लोग। कण्वाश्रम पौड़ी जनपद कोटद्वार में स्थित दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण प्रसिद्ध है। शकुंतला गुरु विश्वामित्र व अप्सरा मेनका की पुत्री थी और राजा दुष्यंत हस्तिनापुर के शासक थे। कण्वाश्रम में चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत का जन्म हुआ था, जिन्हीं के नाम पे भरत के नाम पे हमारे जो भारत पड़ा है, हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। ठीक है। कण्वाश्रम में महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ की रचना की थी। यह मालिनी नदी के तट पर स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले इसमें यह ध्यान देना है कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसके द्वारा रचित है? वो महाकवि कालिदास के द्वारा रचित है। और कौन सी नदी के तट पर स्थित थे? मतलब यहाँ पर जो कण्वाश्रम में इसकी ग्रंथ की रचना की थी, मालिनी नदी के तट पर। ठीक है। कण्वाश्रम का जो वर्तमान नाम है चौकी घाट है और कण्वाश्रम के कारण कोटद्वार नगर निगम का नया नाम जो है कण्व नगरी करने का प्रस्ताव रखा गया है। कण्वाश्रम या चौकी घाट में बसंत पंचमी के दिन मेला लगता है। उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने सन 1955 में इस स्थान को पुनरुद्धार करने हेतु यहाँ पर मालिनी नदी के तटस्थ टीले पर एक छोटा सा मंदिर बनवाया था। अब बात करते हैं जो उत्तराखंड का कुमाऊं क्षेत्र है। कुमाऊं क्षेत्र का जो प्राचीन नाम था मानसखंड था या कुर्मांचल था। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंपावत के कांतेश्वर पर्वत पर भगवान विष्णु का कुर्मा या कच्छप अवतार हुआ था। कांतेश्वर पर्वत के नाम पर मानसखंड के इस क्षेत्र को कुर्मांचल कहा गया है। कुर्मांचल संस्कृत नाम आगे चलकर प्राकृत में कुर्म और हिंदी में कुमाऊं हुआ। कुर्मांचल सर्वप्रथम उल्लेख कल्याण चंद के चंपावत स्थित नागनाथ मंदिर शिलालेख में मिलता है। चंद शासक रुद्रचंद के नाटक उषा राग्योदय, ये उषा राग्योदय पूछा जाता है कि नाटक किसके द्वारा रचित है, तो रुद्रचंद के द्वारा रचित है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है। में कुर्मागिरी शब्द का उल्लेख कुमाऊं के लिए मिलता है। कुमाऊं शब्द का प्रयोग विक्रमचंद द्वारा देशट देव तामपत्र में किया है, जिसमें बालेश्वर मंदिर भूमि दान का उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण के मानस खंड का प्रारंभ राजा जनमेय तथा सूत पौराणिक के बीच संवाद से होता है। ब्रह्म व वायु पुराण के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में किरात, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, नाग एवं विद्याधर जातियां निवास करती थी। अल्मोड़ा का जाखन देवी मंदिर इस क्षेत्र में यक्षों के निवास की पुष्टि करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपसे ये पूछा जा सकता है जाखन देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। कुमाऊं क्षेत्र में बेनी नाग या बेरी नाग जो पिथौरागढ़ में है, ठीक है, काली नाग, पिंगल नाग, वासुकी नाग आदि मंदिर नाग जाति के निवास की पुष्टि करते हैं।
नाग मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध जो बेनी नाग और बेरी नाग है वो पिथौरागढ़ में स्थित है, अभी मैंने आपको बताया भी है। मानस खंड के अनुसार जागेश्वर धाम में भगवान शिव ने तपस्या की थी और कार्तिकेय जी का जन्म यहीं पर हुआ था। महाभारत के वन पर्व के अनुसार ऋषि धौम्य या सम्राट युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ स्थलों के बारे में बताते हैं। पुरुषोत्तम सिंह के बोध गया अभिलेख में कुमाऊं के लिए कामादेश कहा गया है। रामायण काल में कुमाऊं को उत्तर कौशल भी कहा जाता था। चंपावत में एक घटकू देवता घटोत्कच का मंदिर है। जिस टीले पर यह मंदिर स्थित है उसे ही स्कंद पुराण में कुर्मांचल माना जाता है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है फर्स्ट चैप्टर का ही, उत्तराखंड के प्रमुख लेक। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है। कालसी लेक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कालसी शिलालेख जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका लोअर पीसीएस का मेंस है तो उसमें भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कालसी लाखा मंडल सिरोली व माणा में शिलालेख मिले। जौनसर भाबर स्थित लाखा मंडल से राजकुमारी ईशरा का लेख मिला। इसके अनुसार यमुना उपत्यका में यदुओं का शासन था। देवप्रयाग व कल्पनाथ में गुफाओं के अंदर दीवारों पर लेख मिले हैं। नैनीताल व बाड़ावाला में ईंट पर उत्कीर्ण लेख मिले। गोपेश्वर और बाड़ाहाट से त्रिशूल लेख मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है कि त्रिशूल लेख कहाँ से मिले हैं, तो ध्यान दीजिएगा गोपेश्वर और बाड़ाहाट से मिले हैं। गोपेश्वर के रुद्रदेवी मंदिर में 6ठी शताब्दी के गणपति नाग व 12वीं शताब्दी के अशोक चलल के त्रिशूल लेख मिले हैं। बाड़ाहाट त्रिशूल लेख में शंख लिपि का प्रयोग किया गया, इंपॉर्टेंट है। तो बाड़ाहाट जो त्रिशूल लेख है उसमें कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया, शंख लिपि का प्रयोग किया गया है। देवलगढ़ तथा कोलसारी से मूर्ति पेटिका लेख मिले हैं। कुषाण कालीन मुद्राएं मुनि की रेती टिहरी तथा सुमाड़ी पौड़ी से प्राप्त हुई हैं। कार्तिकेयपुर राजाओं के तामपत्र व शिलालेख पांडुकेश्वर से 4, कंडारा से 1, बैजनाथ से, बागेश्वर से एवं बालेश्वर मंदिर चंपावत से प्राप्त हुए हैं। अल्मोड़ा सिक्के कुणिद शासकों से संबंधित हैं, जिनमें शिवदत्त, शिवपालिका, हरिदत्त, गोमित्र के नाम लिखित हैं, जिनकी खोज 1975 में हुई थी। 3री शताब्दी का जो मुद्रा लेख है मोरध्वज से प्राप्त हुआ है। कुमाऊं से प्राप्त सेना पानी स्तूप नैनीताल के भग्नावशेष को इतिहासकार शुंगकालीन मानते हैं। उत्तरकाशी के यमुना घाटी में स्थित देवल गांव में भैंसामुखी चतुर्भुज मानव प्रतिमा मिली है। जिसे इतिहासकारों ने सैंधवकालीन बताया है। अब शिलालेख की कुछ शब्दावली है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है तो ध्यान दीजिएगा। पल्लिका छोटे गांव को कहते हैं। भृत्य सेवक को कहा जाता है। कोटट पाल गढ़ रक्षक को कहा जाता था। अक्ष पटलिका लेखा परीक्षक, तालुका तहसील को कहा जाता था। महतम ग्राम शासक को कहा जाता था। प्रतिहार द्वार रक्षक, बलाध्यक्ष सेना नायक को कहा जाता था। कुलचारिक जो है तहसीलदार को कहा जाता था। महादंड नायक प्रधान सेनापति को कहा जाता था। अब हम बात करते हैं कालसी लेख की। देखिए कालसी लेख जो है इसकी खोज 1860 में मिस्टर फॉरेट ने की थी और इसका जो निर्माण है अशोक सभी को पता होगा मौर्य शासक थे, उन्होंने 257 ईस्वी में किया था इसका। अब कालसी लेक जो देहरादून में मिला है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि कालसी लेक कहाँ से मिला है, तो देहरादून में यमुना और टोंस नदी के संगम पर, ठीक है, जहाँ अमलावा गाड भी बहती है। जो कालसी शिलालेख है उसकी जो स्थानीय भाषा है वो है चित्रशिला कहते हैं, जो स्थानीय भाषा में चित्रशिला कहते हैं उसको, कालसी शिलालेख को। इस शिलालेख में हाथी का चित्र मिलता है। कालसी शिलालेख अशोक का जो 13वां शिलालेख है, ये ध्यान देना है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो ये ध्यान देना है कि किसने मतलब खोज की थी, कब की थी। ये मौर्य अशोक का जो 257 ईसा पूर्व में मतलब अशोक ने यहाँ पर निर्माण करवाया था, देहरादून का है। और ये ध्यान देना है 13वां शिलालेख है जो प्राकृत भाषा में है और ब्राह्मी लिपि में है, ब्राह्मी लिपि है, ठीक है। जबकि उस समय जनमानस जो है ना वो पाली यूज करते थे, मतलब भाषा पाली थी जनमानस की। लेकिन कौन सी लिपि में है, ब्राह्मी लिपि, और भाषा कौन सी है, प्राकृत भाषा है, और 13वां शिलालेख है। कालसी लेख में अशोक ने घोषणा की है कि मैंने राज्य के हर स्थान पर मनुष्यों एवं पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था की है और लोगों से हिंसा त्यागने और अहिंसा अपनाने की बात की है। कालसी अभिलेख में यहाँ के निवासियों के लिए पुलिंद एवं इस क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग किया हुआ है। कालसी का जो प्राचीन नाम था वो
सुधनगर व कलपुट था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कभी कभी, ध्यान दीजिएगा, जो कुणिदों की राजधानी भी थी। कालसी अभिलेख से पता चलता है कि उत्तराखंड का क्षेत्र उस समय मौर्यों के अधीन रहा होगा। सिहली बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार अशोक काल में तृतीय बौद्ध संहिता के अध्यक्ष मोगली पुथ तिसस ने हिमवंत क्षेत्र में धर्म विजय के लिए मुजिम उसके 4 साथियों को भेजा था। मुंजिम और 4 साथियों को भेजा था। कालसी शिलालेख में 5 यूनानी राजाओं के नाम मिलते हैं। सिरमौर इतिहास के अनुसार कालसी सिरमौर साम्राज्य की राजधानी रही है। सिरमौर के जो शासक थे करम प्रकाश ने लगभग 1621 ईस्वी में अपनी राजधानी कालसी से नाहन में स्थानांतरित कर दी थी। तो हमारा जो है औग ऐतिहासिक वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो नया नेक्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 2 है, उत्तराखंड में ऐतिहासिक शासन। ये चैप्टर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।